नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को समाप्त कर चुके हैं। इस क्लास के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो जियोग्राफी शब्द है वो एराटोस्थनीज की बुक जियोग्राफिका से लिया गया। इसके अलावा जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो यही हम लोगों ने देखा हुआ था इसके कुछ मेजर ब्रांचेस के विषय में, जहां हम लोगों ने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी के विषय में कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के स्थल पर उपस्थित जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। जब हम ओशियनोग्राफी को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि ओशियनोग्राफी का अर्थ होता है कि समुद्र के अंदर उपस्थित जितनी भी प्रकार की टोपोग्राफीज़ है, रिलीफ्स वगैरह हैं, उनका अध्ययन करना। और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन जियोग्राफी के विषय में अध्ययन करने को कहा जाता है। यही हम लोगों ने अप्रोचेस को देखा था। इसके साथ ही हम लोगों ने इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोलाइंस को भी कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 18 आइसोलाइंस को पढ़ा हुआ है, जिसमें आइसोबार जो है वो एक समान वायुदाब को प्रदर्शित करती है, आइसोथर्म एक समान तापमान को, आइसोहेलाइन एक समान सैलिनिटी यानी कि सांद्रता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले चैप्टर को समाप्त किया और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के विषय में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग लगभग 12 जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आइए समझ लेते हैं इन टॉपिक्स के विषय में। तो हमारी जो सबसे पहली टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का परिचय व ब्रह्मांड की परिभाषा के विषय में। तो देखिए, ब्रह्मांड जो है वो सूक्ष्मतम कणों से लेकर के विशालकाय आकाशगंगाओं का समूह है, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत ही छोटे जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। जब हम बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि सिंगुलैरिटी है क्या। तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के बहुत ही बड़े जो विशालकाय आकाशगंगाएं हैं उनके समूह को हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, और इसमें हम लोग इनके विषय में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में देखेंगे, जहां हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है। इसको लेकर के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए, कुछ थियरीज दी गई हैं, जिनमें हीलियोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच या कॉन्सेप्ट्स दिए गए क्लॉडियस टॉल्मी के द्वारा जो है। इसके अलावा निकोलस कॉपरनिकस और वराहमिहिर जब आए तो उन्होंने हीलियोसेंट्रिक अप्रोच को दिया और बताया कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी, और जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के रिवॉल्व जो है अराउंड जो है रिवॉल्व जो है करते हैं। यहीं पर हम कुछ थियरीज़ को पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी जो है वो है बिग बैंग थियरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य अवधारणा है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, जिसमें लगभग 13.7 अरब साल पहले बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कंसंट्रेशन के कारण एक सुपर एक्सप्लोजन हुआ और इसमें से जितने भी पदार्थ निकले वही आज हमें ब्रह्मांड के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आज भी जो हमारा ब्रह्मांड है वो कंटिन्यूअस एक्सपैंड कर रहा है, यानी लगातार विस्तारित है, जिसकी थियरी एडविन पॉवेल हबल के द्वारा जो है दी गई है। तो यहाँ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और थियरीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम हमारे दूसरे टॉपिक मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की मापन इकाइयों के विषय में पढ़ेंगे, जहां हम मुख्य रूप से 3 इकाइयों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर के विषय में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम चौथे टॉपिक है स्टार्स यानी कि तारों के विषय में, जहां पर हम सूर्य की बात करेंगे और सूर्य के सिस्टम यानी सोलर सिस्टम की बात करेंगे, जहां हम प्लैनेट्स की बात करेंगे जो कि सूर्य के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं या सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हम हमारे 11वें टॉपिक सैटेलाइट्स के विषय में देखेंगे, उपग्रहों को पढ़ेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं। इसके बाद हम हमारे 12वें टॉपिक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि अन्य आकाशीय पिंड को पढ़ेंगे और समझेंगे कि जितनी भी ब्रह्मांड में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं
वो सारी की सारी चीज़ें जो है आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कहे जाते हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो नेबुला हो, चाहे वो स्टार हो, सन हो, या फिर हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कुछ भी हो, ये सारे की सारी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है कही जाती हैं। फिर हम बात करेंगे ब्लैक होल, वाइट होल के विषय में, यानी कि कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर्त के विषय में। देखिए, जब हम ब्लैक होल पढ़ रहे होंगे तो यहीं पर हम देखेंगे कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल मुख्य रूप से एक ऐसी जगह है, या कह सकते हैं कि इतनी अंधकारमय जगह है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम लेवल की है कि यहाँ पर लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, यानी कि अगर लाइट भी इसके अंदर जो है नहीं जा सकती, इस कारण से हम ब्लैक होल की फ़ोटो कभी नहीं ले सकते। और अभी आपने रिसेंट में एक न्यूज़ सुना होगा कि एक तारा था, वो इवेंट होराइज़न से वापस निकल आया है। तो हम यहाँ समझेंगे कि इवेंट होराइज़न क्या है। इसके अलावा हम यहीं पर देखेंगे वाइट होल के विषय में, यानी कि श्वेत छिद्र या श्वेत विवर्त के विषय में। वाइट ड्वार्फ जो है क्या होते हैं, इनके विषय में, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, यानी बौने ग्रह क्या होते हैं, इनके विषय में देखेंगे। और यहीं पर हम जो है बात करेंगे चंद्रशेखर लिमिट की, देखेंगे कि कौन सा तारा मरने के बाद किस पिंड में या किस प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर हमारा सन कभी भी इसकी डेथ होगी तो वो किस प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा जो है पूरा टॉपिक्स है जिन्हें हमें ब्रह्मांड चैप्टर के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। तो चलिए ये क्लास को शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशंस ऑफ यूनिवर्स से। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का परिचय व ब्रह्मांड की परिभाषा के संदर्भ में। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, तो एक बहुत अच्छी परिभाषा इसकी है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड सूक्ष्मतम कणों से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं का समूह है, यानी कि द यूनिवर्स इज़ द कंपोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल टू जायंट गैलेक्सी कॉल्ड यूनिवर्स। ये कैसे, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, काफ़ी समय पहले जब ये शोध कार्य चल रहे थे कि जो हमारा यूनिवर्स है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये आखिर बना कैसे, जो भी चीज़ें आज हमें देखने के लिए मिलती हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने शोध कार्य शुरू किया। और इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च कार्य होते गए, इसमें हमें पता चला कि जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके सुपर एक्सप्लोजन के कारण हुआ। जब इसमें अत्यधिक सकेंद्रण यानी कि कंप्रेशन के कारण एक महाविस्फोट हुआ, तो इससे जो भी मैटर निकले वो आज हमें ब्रह्मांड के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। और जब हम इन सबसे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोगों ने लिया, यानी कि जो सबसे छोटा एटम था, इसको जब हम लोगों ने लिया और इस पर हम लोगों ने शोध कार्य शुरू किए, तो ये वापस से दो हिस्सों में टूटा। तो ये वापस से दो नहीं 3 हिस्सों में ये वापस से टूटा, जिसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा पार्टिकल था प्रोटॉन। तो ये 3 हिस्सों में हमें देखने के लिए मिला, यानी कि ये जो सबसे छोटा एटम था, ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्मतम इकाई थी, ये 3 हिस्सों में टूटी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे इस पर और एक कार्य चलते गए। वैज्ञानिकों ने देखना चाहा कि क्या ये जो हमें एटम्स मिले हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हैं, क्या अभी ये और छोटे टुकड़ों में बट सकते हैं। इसको लेकर के एक सर्न नाम की प्रयोगशाला खोली गई, जिसमें एक मशीन बनाई गई, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC। और जब इसमें जो है प्रोटॉन, ये जो मशीन है ये एक मशीन है, तो इसमें जो है प्रोटॉन की प्रोटॉन से टक्कर करवाई गई, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये वापस से कई टुकड़ों में बट सकते हैं या नहीं। तो जब प्रोटॉन से टक्कर करवाई गई, तो ये जो प्रोटॉन थे ये वापस से 2 हिस्सों क्वार्क और ग्लूऑन में टूटे। किन हिस्सों में टूटे? क्वार्क और ग्लूऑन में। पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल बना वो था क्वार्क, ये है क्वार्क। और जो दूसरा टुकड़ा हमें देखने के लिए मिला ये था ग्लूऑन। ग्लूऑन देखिए बेसिकली एक ऐसा एटॉमिक पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये जो है ये प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ता है, जबकि दूसरा जो पार्टिकल हमें देखने के लिए मिला वो हमें देखने के लिए मिला क्वार्क पार्टिकल। और अभी जब हम बिग बैंग थियरी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि ये गॉड पार्टिकल क्या है, इसे नाम किसने दिया, इन सारी चीज़ों के विषय में। और अभी भी वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं कि क्या अभी भी हम इन पार्टिकल्स की खोज कर सकते हैं कि जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटे यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं का समूह है। और जब ये जो एक्सप्लोज़न हुआ था, सुपर एक्सप्लोज़न, इससे आज जो हमारा ब्रह्मांड देखने के लिए मिलता है वो कंटिन्यूअस एक्सपैंड कर रहा है, यानी लगातार इसमें विस्तार होता जा रहा है। और यही कारण है कि एडविन पॉवेल हबल के द्वारा भी हम यहाँ लिखेंगे, चलिए बाद में इसे समझ लेंगे। तो इनके द्वारा जो है यूनिवर्स एक्सपैंड की थियरी जो है दी गई। इसमें कहा गया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित है, यानी लगातार इसमें विस्तार हो रहा है। इसके बाद जो हमारा यूनिवर्स है वो लगभग, जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ हम लिख रहे हैं जो हमारा यूनिवर्स है इसमें लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में, यानी कि हर एक गैलेक्सी में, इन एवरी गैलेक्सी, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 100 बिलियन स्टार्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सोचिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना ज़्यादा विशालकाय, कितना ज़्यादा अनंत है। और प्रत्येक जितने भी स्टार्स हैं इनके अंडर में जो है लगभग कई ग्रह हैं, कई सैटेलाइट्स हैं जिनका खुद का सिस्टम होता है। जैसे अगर हम सूर्य को देख लें, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो सूर्य एक तारा है या प्रधान तारा है, इसका खुद का एक सिस्टम है जिसमें लगभग 8 प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। तो ये जो है एक सोलर सिस्टम बना हुआ है जिसमें, और ये सारी एग्जिस्ट कहाँ करती हैं, गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सी कहाँ देखने के लिए मिलती है, यूनिवर्स के अंदर। तो ये एक सीरीज़ बनी हुई है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए जो यूनिवर्स है यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बने हुए हैं। सुपर क्लस्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग 100 बिलियंस गैलेक्सीज़ का एक समूह जिसे हम सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। तो यूनिवर्स जो है वो सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बना हुआ है, सुपर क्लस्टर। और इस सुपर क्लस्टर को हम ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ कह सकते हैं। क्लस्टर का अर्थ है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़। यहाँ हम लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़। और इस प्रत्येक जो ग्रुप है इसमें लगभग 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्लस्टर किससे मिलकर के बना हुआ है, ग्रुप्स से मिलकर के बना हुआ है। तो ग्रुप्स यानी कि समूह से निर्मित है। और इस प्रत्येक जो समूह है या प्रत्येक जो ग्रुप्स है इसमें लगभग 4 से 10 गैलेक्सीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि प्रत्येक जो ग्रुप है उसमें 4 to 10 गैलेक्सी हमें देखने के लिए मिलती है। और जो ग्रुप्स है उसके अंदर में क्या चीज़ें आएंगी, तो ग्रुप्स के अंदर में आती हैं गैलेक्सीज़। ग्रुप्स के अंदर में क्या आती हैं, गैलेक्सीज़ आती हैं, यानी कि आकाश गंगाएं देखने के लिए मिलती हैं। और आपको पता है कि जो गैलेक्सीज़ है उसमें लगभग 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। यानी कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन क्या मौजूद हैं, स्टार्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्टार्स। और इन स्टार्स यानी कि इन तारों का खुद का एक सिस्टम होता है जिसे हम, और खुद का एक सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम
पृथ्वी की बात करते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी पृथ्वी को आधार या पृथ्वी को केंद्र मान करके ही पढ़ी जा रही हैं। तो पृथ्वी का जो हेड तारा है या तारा है वो है सूर्य। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम सूर्य को आधार मान करके पढ़ेंगे। तो जो हमारा तारा है उसका नाम है सन, और इसका खुद का एक सिस्टम है जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सन का जो सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में लगभग 8 प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो सारी चीज़ें, और स्पेशली हमारी अर्थ जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो इसमें हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं? इसमें हमारी पृथ्वी देखने के लिए मिलती है, प्लस जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ में इसमें हमें कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। और यहीं पर जो हमारा यूनिवर्स है इसमें कॉमेट्स, नेबुलास, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड है वो सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बना हुआ है। सुपर क्लस्टर्स जो है वो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ में बटे हुए हैं। लगभग इसमें 100 बिलियंस, इसमें लगभग 100 बिलियन, यहाँ लिख दे रही हूँ, इसमें 100 बिलियंस गैलेक्सी हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि गैलेक्सीज़ जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। और प्रत्येक जो ग्रुप है, यानी कि प्रत्येक जो ग्रुप है उसमें वो गैलेक्सीज से मिलकर के बना हुआ है। और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें लगभग 4 से 10 गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि अगर एक ग्रुप है तो उसमें 4 से 10 गैलेक्सीज हमें देखने के लिए मिलेंगी मैक्सिमम। और प्रत्येक जो गैलेक्सी है उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। इन गैलेक्सीज़ के अंदर में हम सन की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो स्टार है इसकी बात करते हैं। और स्टार के अंदर क्या आता है? स्टार का खुद का एक सिस्टम होता है। जैसे जब हम हमारे तारे की बात करते हैं तो हम सूर्य को पढ़ेंगे, जहाँ यानी कि सूर्य का जो सिस्टम है जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी प्लस कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो आते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह आती है। तो ये एक क्रम है ब्रह्मांड का जिसमें हम इन सारी चीज़ों के विषय में पढ़ते हैं। तो जब हम मेन जो हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ का जो स्टार है वो क्या है? वो है सन। सूर्य जो है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। सन इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। तो ये किसका एक पार्ट है? दुग्ध मेखला। ये इसका एक भाग है। फिर और ये जो गैलेक्सी है ये, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हिस्सा है लोकल ग्रुप का। किस ग्रुप का? लोकल ग्रुप का। लोकल ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुप है जिसका पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी। इसके बाद जो है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप जो है वो वर्जो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। वर्जो सुपर क्लस्टर। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और वर्जो सुपर क्लस्टर जो है ये हमारी यूनिवर्स का एक भाग है। तो ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें हम अर्थ को ध्यान में रख कर को आधार मान करके चीज़ों को पढ़ें। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का हिस्सा है। सूर्य जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लोकल ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप जो है वो वर्जो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और वर्जो सुपर क्लस्टर हमारी यूनिवर्स में देखने के लिए मिलता है। वर्जो सुपर क्लस्टर जो है इसे हम हिंदी में सरस्वती के नाम से जानते हैं।
सरस्वती। तो ये जो है एक पैटर्न है, या कह सकते हैं एक श्रृंखला है कि किस प्रकार से चेंज चल रही है यूनिवर्स की। तो यहाँ हमने इस चीज़ को समझा, और चलिए आइए अब हम इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ। इसमें मैं जो है टाइम कम है तो इसलिए मैं इसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखूँगी और आपको हिंदी बोल दूँगी, तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो उसमें हम सबसे पहला लिख सकते हैं डेफिनेशन है ये, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को हम गैलेक्सी या ब्रह्मांड कहते हैं। हम लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ small molecules to giant galaxy। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई गैलेक्सी। इसके बाद दूसरी हेडिंग है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि इन द यूनिवर्स हैज़ 100 बिलियन ऑफ galaxies and each galaxy has 100 billion of stars। तो यहाँ हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, गैलेक्सी। इसके बाद तीसरी हेडिंग है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित है, यानी कि द यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग। द यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग और ये जो थियरी थी कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, इसके ऊपर ये दिया है एडविन पॉवेल हबल के द्वारा। इस थियरी को दिया गया है एडविन पॉवेल हबल के द्वारा, और इन्हीं की याद में 1990 में, या कह सकते हैं इनके सम्मान में, नासा के द्वारा 1990 में एक टेलीस्कोप छोड़ा गया जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। ये कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया 1990 में। इस टेलीस्कोप का नाम था हबल टेलीस्कोप, जिसे बाद में चल करके जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो उसे हम लिख सकते हैं कि रिप्लेस्ड बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा बाद में चल करके इसे रिप्लेस किया गया था। और इसका नोट लिख ले रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। तो अभी हम लोगों ने, जब हम समझ रहे थे तो हम लोगों ने समझा था कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज़, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल पॉइंट्स जो है कहे जाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी चीज़ या कोई भी पिंड जिसे हम
सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल पॉइंट के नाम से जानते हैं। हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग which exist in universe called celestial point और body, celestial body और पॉइंट्स। तो ये हो गया सेलेस्टियल बॉडी के संबंध में। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लैनेट्स हैं, जो भी कोई भी प्लैनेट्स हो गए, नेबुलाज हो गए, कॉमेट्स हैं, स्टार हैं, गैलेक्सी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम देखने के लिए हमें मिलती है ब्रह्मांड में, ये सारी चीज़ें एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ या सेलेस्टियल पॉइंट्स जो है कहे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा और लिखा, और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम मेजरिंग यूनिट्स पढ़ेंगे ब्रह्मांड की मापन इकाइयों के विषय में। तो अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।